प्रेसिडेंट यूके नासिर मीर साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, और सारी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जो सबसे बड़ी चीज थी और है वो है कि यौम तासीस पार्टी कैसे बनी। बहुत सारी बातें शायद पता नहीं एनेक्डोटल गुफ्तगू होती है तो लोगों का दिल भी लगता है। तो पार्टी को वहां से शुरू करें कि यहाँ एको आ रही है, कोई बात नहीं, आप आ रही होगी मेरे कान में मेरी आवाज। तो वो जब इमरान खान साहब ने नियत की कि सियासत में हिस्सा लेंगे तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा, और मैं खान साहब से मिला जरूर था क्योंकि इमरान खान साहब अब तक के हीरो रहे और क्रिकेट के अंदर हम भी बड़े गौर से फॉलो करते थे। हमारा तो वो हाल है कि क्रिकेट टीम हारती थी ना, फिर भी उम्मीद से टीवी खोलकर देख लेते हैं कि भाई आज शायद ना आए। तो वो उस जमाना, वो फैसिनेशन जो था वो खान साहब के जमाने से था। तो जब अखबार के अंदर एक छोटी सी खबर छपी फ्रंट पेज पर कि इमरान खान साहब शायद सियासत में हिस्सा लें, तो मैंने सोचा, मैं भी बड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बहुत सारे धोखे खा चुका था। जिसमें पहला धोखा मैंने अयूब खान के जमाने में खाया कि यार एक अच्छा आमिर मिल जाएगा तो पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो जाएगा। फिर उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा और गोलियां खाई मैंने खुद भी, अस्पताल में भी पड़ा था। तो और भी धोखे खाए थे, बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा, सोचा कि पहले तो ये ख्याल हुआ कि यार क्रिमिनल सियासतदान कैसे, मगर ये सोचा कि जाकर भेज तो जनाब मैं गया इमरान खान साहब से शौकत खाना में मिला और बड़े मजे से उन्होंने एक बात कही जो मुझे पूरा इल्म था कि कह तो थी उन्होंने, मगर उसका अभी उनको अंदाजा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, आप सियासी जमात बनाने जा रहे हैं? कहा। तो मैंने कहा कि मैं इसीलिए आया था मिलने के लिए। दो चार मैंने सवाल किए तो उन्होंने कहा आपका नाम हमने कंप्यूटर में डाल दिया। मैंने कहा लो, अब तो वहां से निकलेगा। तो मैं तो अच्छी तरह से वाकिफ था कि कंप्यूटर में क्यों डर गया। अच्छा, लोग कह देते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो खान साहब को भी कुछ नहीं कहा, जितने आएंगे कंप्यूटर निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद जनाब खान साहब के साथ मुलाकात रही और जब वो कराची आए तो उन्होंने मुझे भी नाज़िम हाजी साहब के साथ चुना कि सिंध की सदारत नाज़िम हाजी करेंगे और मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं। और उनकी पहली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, जब से मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर आज तक पहली मीटिंग में होता हूँ। बड़ी मीटिंग हुई कि पार्टी कैसी होनी चाहिए। इसके आपके लिए जरूरी है कि पार्टी का इंतखाब इमरान खान साहब का अपना इंतखाब। वो एक जमाना था इमरान साहब की खान की कि जब वो तकरीर नहीं कर पाते थे और मैंने एक प्रेजेंटेशन उनको दी कि जी तकरीर के ऊपर ये करना चाहिए, और अब माशाल्लाह वो तकरीर करोड़ों के सामने करते हैं और लोग करते हैं उनके साथ। अगर उसने सीखी, ही वाज जस्ट अ क्रिकेटर। अच्छा, वो लोग कभी-कभी उसको ताना देते रहते थे कि क्रिकेट, आप क्रिकेट के एक्सपर्ट आप हैं, कैसे थोड़ा आपको सिखाएंगे। तो अल्टीमेटली चंद ही सालों के अंदर वो कैफियत आई कि इमरान खान सियासत में हम सबसे ज्यादा जानते, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कौम की नब्ज पर हाथ, और उसके उसी गुफ्तगू के अंदर मैं समझता हूँ सोशल मीडिया भी आता। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जो इतना स्ट्रांग हो कि उसको अंदाजा हो कि सोशल मीडिया का कौन किलर सबसे ज्यादा बड़ा सोशल मीडिया को और सोशल मीडिया के जरिए न कौम की नफ्स को पहचानने वाला दुनिया इस वक्त इमरान दुनिया। तो पहले मैं चंद बातें बता दूं, फिर उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से भी सवाल करूंगा और याद दिला देना क्योंकि मैं उसको करते करते भूल ना जाऊं कि मुझसे बाजवा साहब ने ये कहा कि यार खान साहब
ये फैसला शाम को हो चुका है और अपनी बीवी की बातों में आकर दूसरे दिन फैसला बदल देते हैं। अच्छा, तो मेरे मुताबिक तो हो सकता है कि मैं बीवी की बातों में आ जाऊं, मगर खान साहब से मैंने पूछना जरूर था, तो बताऊंगा आपको बाद में। तो ये डिस्टिंक्शन के ही इवॉल्व विद टाइम एंड सोशल मीडिया। वो कैफियत के खान साहब का जमाना था कि वो ईमेल मैं भेजता था दफ्तर में और मैं किसी से कहता था कि प्रिंट करा कर इनको दिखा दे। बट ऐसा जमाने से हम गुजरे हैं कि गली के अंदर गाड़ी गई, खान साहब के साथ हम कराची से सफर करते हुए अंदरूनी से जा रहे हैं और गाड़ी गली के अंदर गई और जलसा होने वाला है। कैसा जलसा? लोगों ने कहा कि जिससे जलसा कराया था उसने कहा था कि 10,000 वोट नहीं देंगे। तो हम उस जमाने में बड़े मुतासिर होते थे, यार 10,000 इसकी जेब में, ये पार्टी में आ गया तो हमारे भले न्यारे हो जाएंगे। तो जहाँ गली में हम जा रहे हैं तो बच्चे साथ नारे लगाते हुए बच्चे गली के अंदर घुसते हैं, यहाँ 40, 50, 60 बच्चे हैं और जब जलसे गाह में पहुंचते हैं तो 30 आदमी है और 40, 50 बच्चे हैं। मगर उस आदमी का आप कमाल देखें, वो भी जिद्दी बसे इस बात में कि कौम के लिए कुछ करना है। और मैं समझता हूँ ये कौमों की खुशकिस्मती होगी कि ऐसा लीडर आपको मिल जाए जिसका जिसके दम से फिर लोग इतनी मोहब्बत करें और जिसका खुद भी इतना कौम के साथ। अच्छा, उसमें मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है, हम सब एक दूसरे को रिमाइंड करते रहे कि सबसे पहले उसने शौकत खाना बनाया, कोई सियासत से ताल्लुक, पैसे खत्म हो गए तो उसने वो पासवान वालों के साथ मिलकर वो तहरीक चलाई जिसमें 1-1 रुपया 10-10 रुपए लोग स्कूलों के बच्चे जमा करते। एंड ही लिव्ड विद दैट, ही हैड नो आइडिया अबाउट, he didn't want to be in politics. ये पीटीआई की यौम तासीर के हवाले से आपको बताता हूँ। क्या आपको ये मालूम है कि ये बल्ला भी है? ये जब पहली हमारी मीटिंग हुई कि सिंबल क्या हो, तो हमने कहा यार बल्ला रिकॉग्नाइजेबल सिंबल है, इसको ले लें। मगर लोगों की कोई प्रिवेल्ड उस इलेक्शन में 97 के इलेक्शन में, जिसमें हमें कोई सीट नहीं मिली, जिसके अंदर खान साहब ने हमें 2 दिन पहले कहा कि भाई कोई सीट नहीं मिलनी, इलेक्शन लड़ना है। हमने खान साहब ने भी डिसाइड किया कि यार लड़ेंगे, कम से कम जाएंगे। हम समझते थे वो एक बड़ा मशहूर सा गाना था, वेलकम इमरान खान, याद? हम ये समझते थे बस रैली हमने निकाल ली, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, रैली बड़ी अच्छी कर रही है, गली गली जा रही है। किसी को नहीं मालूम था कि प्रेसिडेंट देखो, किसी को नहीं आता कि वोटर से आपका करो, किसी को नहीं मालूम था कि किस तरह से वोटिंग होती है। ये हमने पहले इलेक्शन में तो सीखा ही। पहले इलेक्शन में वेलकम इमरान खान, वेलकम के नारे और हमारे जुलूस और हमारा मजा इस बात में, भाई कौम के लिए कौम को जगा रहे, तो वो तो हम जगाते रहे, कौम सोती रही उस इलेक्शन। मगर हिम्मत नहीं आ रही, तो ये कौम जब जागेगी तो किस तरह से जागेगी मैं आपको बता। तो जनाब पहला इलेक्शन इसी नजर में गुजरा, तो बल्ले के बजाय लोगों ने बड़े फलसफी टाइप के लोग थे हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, उन्होंने कहा भाई दिया ले लो, दिया कहने की बात नहीं है, दिया ले लो। तुमने दिया ले लिया, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ये सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अब 2002 का इलेक्शन आ गया। अच्छा, इस दौरान हमने पार्टी की असल जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 लफ्ज पर पार्टी का विजन है, यौम ताज़ीम के एतबार से इट इज इम्पोर्टेंट। ये आप इसको लेकर समझे जो समझे, मगर अहमियत इस बात की है कि आप सब लोग पाकिस्तान के लिए कोशिश है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। सारे पाकिस्तानी जिसमें इस बात का इम्कान है कि इख्तिलाफ राय भी हो। हम टाइगर्स करना किसी नारे की बुनियाद पर कि हम और इमरान खान साहब गए अर्दोगान साहब से मिलने, तो 11 तो अर्दोगान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। वो कहने लगे कि स्टडी कि हमारी पार्टी कैसे चल रही है। तो उन्होंने हमारी जलसे से देखा होंगे, तो अर्दोगान साहब ने पूछा कि देयर इज अ बॉम्ब आउटसाइड एंड देयर इज अ meeting going on the stage also simultaneously. Why can't you show Imran Khan alone on the stage? अच्छा, हमारे लिए तो बड़ी ताकत, हमने इमरान खान को अपने साथ दिखाना
आज तक मुश्किल पड़ रहा है। हमने सीढ़ियां लगाई यहाँ, इमरान खान यहाँ से तकरीर करेंगे, फिर भी हमारे लोग इतने इमरान खान के साथ शौकीन हैं कि वो इमरान खान की सीढ़ी पर खड़े होकर अपनी तस्वीर चाहते हैं कि वहां से निकले। बट इमरान साहब loves it, and that is why you continue to see some of this disorganization around him, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्किल है लोगों को इंस्पायर करना। उनकी स्किल ये है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करना। ये मुझ जैसे छोटे लोगों का काम है कि लोगों को ऑर्गेनाइज करें। एक लीडर होता है, लीडर की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आर नॉट देयर, हिज इंस्पिरेशनल स्किल्स आर देयर। रोनाल्ड रीगन के मुताबिक मशहूर था कि उसको नींद भी आ जाती थी कैबिनेट में, मगर उसने सोवियत यूनियन के डाउनफॉल को महसूस किया और फिर उसकी तरफ को लेकर चला। तो खान साहब की जो स्किल है वो ऑटो पर है। यानी ऑटो पर ऐसे हैं कि एक किताब है जो आप में से इकोनॉमिस्ट में पढ़ना, कि मॉरल इकोनॉमी में साइमन पी बोल्स, ये 2016 की किताब है। और मुझे बड़ा ताज्जुब रहा ये खान साहब का रिवाइवल कैसे, कौन सा रिवाइवल? ये जिन दिन रिजाइन करके गए, तो मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को कभी कभी ये समझता है कि यार कोई अकलमंदी का मशवरा दे दूं। तो मैंने ये कहा कि खान साहब असेंबली छोड़कर मत जाए, और मैं गलत साबित हुआ। और मैंने कहा खान साहब अगर असेंबली छोड़कर जा रहे हैं तो अकेले जाइए, वो भी गलत साबित हुआ। खान साहब ने मुझसे कहा, फोन पर बात हुई, उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ, जिसने आना है जिसने नहीं आना ना है। अब खान साहब तो उससे 2 महीने पहले से मुझे जो एक पंजाब के गवर्नर थे जो पार्टी छोड़कर चले गए, उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारा टिकट लेने वाला कोई। अच्छा, फिर कोई और मुझे आकर यही कहानी सुनाई थी, टिकट लेने वाला कोई। अच्छा, एट दैट स्टेज यू सी देयर इज नो लीडर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा जो इस तरह से अपनी नोटबुक उठाकर, कमाल है। कोई लीडर नहीं देखा कोई इस तरह से रिजाइन करके निकल गया। अच्छा, एट द लोएस्ट एंड ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, वरना लोग सोचते हैं कुछ दिन और रहते हैं, ये जो इस बार 47 और 57 और पता नहीं कौन कौन सी हुकूमत बनी हुई है, ये तो यही सोच रहे थे कि शायद लोग इनको अहमियत देते। मुश्किल है, नजर नहीं आ रहा कहीं से भी कि इनको कोई लोग प्रोमिनेंस देंगे। ये अपना लोग लिखते हैं तारीख में अपना नाम रकम करते हैं। मगर कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त जनाब मेराज मोहम्मद खान, मेरे बुजुर्ग, बड़ा मजेदार एक फ्रेज का कहते थे, और यहाँ बहुत अप्रोप्रिएट, कि ये सब लोग तारीख के कूड़े करकट के जो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये गद्दारी कर कौम के साथ, लोगों की इमोशंस के साथ खेल कर, लोगों के साथ दुश्मनियां निकाल, लोगों को सदुपयोग कर, और यहाँ अगर कोई शख्स भी ये महसूस करता है कि है सिंपैथी, तो वो अपने आप को उनके जूतों में रखे, इसका तसव्वुर करे कि उसके घर वालों के साथ क्या आशा, तो उसके अकल की ये खली खुल जाएगी। यू हैव टू इमेजिन टू बी इन द ट्रूथ। ये क्या हुआ? लोग मुसलसल टेलीविजन पर बहस करते हैं कि जी आपने भी तो ये किया, अच्छा यार अरशद शरीफ को मारा गया, जी आपके जमाने में भी लोगों के साथ ये, अच्छा चोरी करप्शन हुआ, जी आपके जमाने में भी करप्शन, ये कोई अजीब मिसाल है यार, फिर आपके जमाने में भी हुआ। जाहिर है यार, यहाँ कोई शख्स है जो हाथ उठा ले, जैसे वो हजरत ईसा कहते थे ना, हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन। यहाँ कोई शख्स है जो हाथ उठाकर कहते कि मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। I would like to see him. सब गुनाहगार। फर्स्ट फितना होता है कि जब आप अपनी बच्चों की शादियां करते हैं, जब आप कोई जजमेंट करते हैं, तो ये देखते हैं कि यार ये 10 पैगाम है, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, यू मेक जजमेंट। जब आप कोई चीज एक्वायर कर रहे होते हैं, जब आप दोस्त बना रहे होते हैं, तब यही जजमेंट क्या जजमेंट करते हैं कि द बेस्ट ऑफ द लॉट। तो बेस्ट ऑफ द लॉट के अंदर झूठे भी आएंगे मगर कम झूठा होगा, चोर भी आएंगे, दैट्स हाउ यू मेक द जजमेंट। ये थोड़ी कि बैठकर आप कहें कि जी ये आप अपने घर में बुला लिया जनाब, आपने एक मौलवी साहब को बुला लिया, एक डाकू को बुला लिया,
ये टेलीविजन पर नहीं होता है। ये शरीफ आदमी बैठा है, उसके आगे बहुत बड़ा चोर है ना, और टेलीविजन का एंकर कहता है कि आई एम न्यूट्रल। अरे वक्त तुम कैसे न्यूट्रल हो भाई? एक डाकू बैठा हुआ है मेरे घर के अंदर, तुम शो कर रहे हो, मेरे घर के अंदर वो तस्वीर आ रही है कि एक डाकू है और एक शरीफ आदमी और टेलीविजन का आदमी कह रहा है ठीक है हम न्यूट्रल है। अरे साथ न्यूट्रल यार, ये न्यूट्रलिटी किसी वजह से मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया। मेरी बीवी देखती है अभी और फिर हम दोनों एक ही कमरे में बैठकर देख रहे होते हैं और फिर मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ, फिर ऊपर देखकर कहता हूँ कि यार किस गधे की बात सुन रही है। तो जनाब अली ये तो बात मेरी समझ में नहीं आई और इस वजह से मैंने टीवी में से दिल उठ गया, इस वजह से उठ गया कि मैंने ऑल आर इक्वल। और मैंने तो ये इमेजिन किया ना कि मैं अपने घर में बुलाऊं किसी अच्छे शरीफ आदमी को और महल्ले के डाकू और बच्चों के सामने बैठ जाऊं न्यूट्रल। Will I do it? I will never do it. Absolutely not. And how come? ये जो अमानत है टेलीविजन, जो अमानत थी, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना लोगों ने देखा। अगर ये इमरान खान का बिलवास्ता नाम ना दे तो ये बंद हो जाए, इनको अगर सरकार पैसे ना दे तो ये बंद हो जाए। ये जिनका एग्जिस्टेंस तो अब फिर इस बात पर है कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कह रहे हैं। अच्छा ना उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं मगर सारे दिन उसका डिस्कशन अगर ना करें तो एक दैट इज द। तो ये जो क्या कहते हैं लीजेंड मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, ये तो खत्म हो गया। आई डू नॉट वांट इट। सो व्हाट रिमेन्स इज सोशल। ये जो आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो फिलॉसफी करते हैं और लोगों तक बात पहुंचाते हैं, ये मीडियम अब आ गया है ना। इसका तरीका इस्तेमाल ये नहीं है कि जिसकी बात से आप डिसएग्री करें उसके घर ऐसे क्यों भेजें, उसको पकड़कर थाने ले आए और उसका उल्लू सीधा करें। क्योंकि असल में उल्लू सीधा करने वाले लोग जो है वो खुद ही उल्लू बने गए अपनी ही तासुबात के, अपनी ही बायस के। और मीडिया का बाप अजहर मशवानी है। इमरान खान कहता है, इमरान खान जब सोशल मीडिया से अवेयर हुआ तो मैं उस बात पर ले आऊं, मेरी गुफ्तगू लंबी होती जाएगी मगर क्योंकि देखो जो अखबार में छपता है वो आप सब जानते हैं, जो जुल्म की कहानी है वो कुछ मैं आपके सामने गिनाऊंगा क्योंकि मैं इंसानों को देखता हूँ और आप इंसान, और जो मैंने आपसे तकलीफ का इजहार किया और मुझे ये ताल्लुक होता है सारे डेटा के, मैं बोलता रहा, बातें करता रहा, स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में गया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, नॉन पाकिस्तानी स्टूडेंट, वहां पे सवाल हुए तो आई मेट ओनली 3 पीपल हु सेड they like PMLN। और मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम वो 3 लोग हो जो अमेरिका में हजारों में मुझे मिले, तो तुम तो हीरो हो। ये इस तरह नहीं कि मजाक है कि हालात में आपको मुतासिर किया हो, मजाक है उसूलों ने आपको किस पर असर किया हो। मजाक है आपने असल को अपनी जिंदगी में कोई अहमियत दी। उसूलों की वजह से किसी जमात के साथ, जो वेस्टिक इंटरेस्ट की वजह से जमात के साथ है, उनके लिए मेरा केस हो नहीं सकता कि जो मेरे मुल्क को कुर्बान करते हैं अपनी जेब की खातिर। और मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने वेल्थ पाकिस्तान से बाहर गए, कोई किसी को पता यार आप लोग तो यहाँ रहते हैं, मुझे कोई तो जवाब दे दे कि ये हेल्थ की डिपार्टमेंट आए कहाँ से यार, आज तो इतने साल हो गए यार, होती की बात उसका जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे आज तक। किसी को मालूम है तो बता दें। I will close my case. कतरी खात से क्या चलो गलत निकाला, मैं ये भी मान लेता हूँ कि गलत निकाला, भाई सबूत नहीं था, कौन सबूत देता है, कौन रंगे हाथों पकड़ा गया, मगर पकड़ा गया वो करीबी फ्रॉड भी था, पूरी उसने भी पकड़वाया, मगर फिर भी यार कहीं तो शर्म और हया की बात, कहीं तो निकाल दो ना कि भाई यहाँ से आए, यहाँ से आए थे।
अच्छी करता है भाई कहाँ से आए वो जनाब सदर से भी आए और ये सबूत है क्या स्पीकर साहब क्या तो डायलॉग था स्पीकर साहब ये है वो जराए यहाँ से बोला। अच्छा चलो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इमरान खान का ये जो स्ट्रगल रहा तो उसके अंदर वापस आ जाओ एक बात पर कि वो बाजवा साहब ने जो पूछा ना कि इमरान खान साहब क्या बुशरा बीवी की मदद से फैसले करते हैं तो मैं समीना भी इमरान खान साहब से मिलने गए जब वो उनको बोली और उनकी वो टांग उन्होंने रखी हुई थी कुर्सी के ऊपर और 1-1.5 घंटा उन्होंने किसी को आने नहीं दिया और यही बात करते रहे। मैंने खान साहब से कहा कि आप नेगोशिएशन के लिए भेजते हैं मुझे अकेला भेजते हैं कुछ और लोगों को साथ भेज दिया मैं टीम के साथ सोचता हूँ ये 4-5 जनरल बैठे होते हैं और मैं अकेला बैठा होता हूँ तो 4-5 के ख्यालात का मैं अकेला मुकाबला करूँ डिफिकल्ट में तुम अकेले जाओ पता नहीं किस वजह से तो मैंने और समीना ने हमसे पूछा कि जी ये जो सवाल है बाजवा साहब का कि फैसला सुबह बदल जाता है दैट इज वाई मटवानी साहब आपका आप आते हैं खान साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब कैसे हो सकता है कि मैं सरकारी फैसलों के अंदर ये तब्दील कर लूँ क्योंकि गुशा बीबी ने कहा गुशा बीबी गुड लाइफ पार्टनर आई एम वेरी हैप्पी बड़ी बात मतलब ये अल्लाह का एहसान है इमरान खान के ऊपर कि उनको ऐसी आइडिया मिली है जिसके साथ वो मुतमईन है जो पर्देदार है अपने कल्चर के एतबार से अपने मजहब के एतबार से सही रास्ते पर रहती हैं तो ये अल्लाह की नेमत है और वो बीवियां जिनके शौहर अल्लाह की नेमत है आपके दिस इज गॉड ग्रेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खान साहब ने कहा कि भाई मैंने उनसे कहा कि दरअसल ये तो आपने बात सही की खान साहब ये जैसे खान साहब की बात की थी डॉक्टर साहब कि अगर आप बीवी से पूछेंगे कि रूट कनाल इस मरीज का करना है नहीं करना तो आप कैसे सोचते हैं कि मैं अपनी बीवी से पूछूंगा कि ये सियासी फैसला करना है नहीं करना तो मैंने पूछा तो ही सेड अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन एंड आई ट्रस्ट हिम क्योंकि देखो मैंने खान साहब को झूठ बोलते नहीं झूठ नहीं अच्छा आदमी है अच्छी बात करता है और उसके अंदर एक फिर और खामी है कि जब सच्चा आदमी है सच्ची बात करता है तो वो बेईमान से हाथ भी नहीं मिलाता मेरी लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी भाई कि असेंबली में बैठे हुए बराबर में सब बैठे हुए जिनको मैं जानता हूँ कि नंबरी चोर है वो भी मेरे बराबर में बैठे हुए उससे सलाम दुआ हो जाती है कल्चर हमें ये सिखाता है इमरान खान को कम नॉट शेक हैंड अच्छा मैं सोचता था क्या है क्या अच्छा खान साहब को बुरा भी लगता था कि डॉक्टर साहब ये चोर है उस आदमी ने कैसे टेलीविजन पर कह दिया कि आरिफ अली अच्छा आदमी वो चोर है वो आरिफ अली के अंदर क्या देख रहा है वन मिनिस्टर कहीं उसने कह दिया कि ये आरिफ अली अच्छा आदमी तो वो कहने लगे कि मैं डॉक्टर साहब ये करता हूँ कि रात को जब घर जाता हूँ तो फॉर 1 or 2 hours आई लुक एट द सोशल और मैं देखता हूँ कि लोग क्या सोचते और फिर सुबह जब उठता हूँ तो उठने के बाद फिर 1-1.5 घंटा मैं सोशल मीडिया पर गुजारा जब सोशल मीडिया पर वक्त गुजारता हूँ तो मुझे पता चलता है जो फैसला मैंने किया या करने जा रहा हूँ उस फैसले के मुताबिक सोशल मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं होगी बिकॉज पीपल डोंट नो बट मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि ट्रेंड क्या है लोगों की सोच क्या है क्या ये फैसला मैं कर सकता हूँ या इस फैसले को मुतासर करूँ या इस फैसले को छोड़ूं और रीअसेस तो दैट वाज हिज आंसर क्योंकि वो सोशल मीडिया पे किस तरह से फंसेगा ये तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि आपको डेली लाखों करोड़ों का एक इनपुट आपको मिल जाता है और ये मुसलमान है जो घबराता है इल्म से या आपको बताऊं कि मैं एक बड़ी मिसाल बार बार देता हूँ प्लीज अंडरस्टैंड कि जब न्यूटनबर्ग प्रेस बना 1440 में तो किताबें छपनी शुरू हुई आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उस जमाने में 1440 में 158 किताब 158 अब जब प्रेस बन गया तो 1500 ईस्वी तक यानी 60 साल के अंदर तकरीबन 2 करोड़ पैम्फलेट्स और किताबें
तकरीबन 2 करोड़। और मेरे मुसलमान का क्या? मेरा मुसलमान कहता था ये फेक न्यूज। मेरा मुसलमान ये कहता था कि इससे मजहब के खिलाफ चीजें छपेंगी। तो इस्तांबुल में पूरी उस्मानी सल्तनत के अंदर कोई प्रेस बनने नहीं दिया गया, लगा नहीं, कोई प्रेस नहीं लगा। 300 साल। मुसलमानों जरा सब सोचो, इस साइंस और रेनेसांस जो चेंज आया, जो यूरोप के अंदर आप देखते हैं, जो इंग्लैंड के अंदर देखते हैं, मुसलमान पीछे रह गया। 300 साल इंतजार करेगी साइंस आपका। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह का नाम लेने वाले। क्यों? क्योंकि आप मेरे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की। साइंस एंड द वर्ल्ड डज नॉट वेट फॉर यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ताकत उस कौम को देता है जो इल्म और अक्ल और हिकमत के एतबार से उरूज पाती है। नॉट द फैक्ट कि आप मुसलमान हैं। फॉर 300 ईयर 1730 में पहला प्रेस लगा इस्तांबुल में। फिर जब लाउड स्पीकर आया तो जनाब इसमें भी कोई जिन था यार, बेहूदगी थी। टेलीविजन आया तो टेलीविजन जनाब खराब है। मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ फैमिली व्हिच वाज कंजर्वेटिव। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर पर मेरी बहन बैठी है, मेरी साथियां बैठी हैं। मेरे घर पर जब हमारी शादी हो गई तो हमारे वालिद साहब ने अचानक एक दिन ये फैसला किया कि टेलीविजन तो बहुत ही खराब है, इसके ड्रामे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, बड़े पक्के मुसलमान आदमी थे, इसमें ड्रामे भी अच्छे नहीं होते, तो हमारे यहाँ टेलीविजन निकाल दो। देखिए मैं आपका जवाब बाद में दूंगा, प्लीज, है ना। तो मैंने तो जनाब टेलीविजन हमारे घर में नहीं रहा। अच्छा, हम और हमारी बीवी, आप जैसे लोग, हमने चुपके से टेलीविजन अपने कमरे में रख दिया जिसकी आवाज को हम बड़ी पसंद। अच्छा, जब जियाउल हक ने भुट्टो साहब को उतार दिया तो हमारे वालिद साहब तक खबर पहुंची कि भाई जियाउल हक आज तकरीर करेंगे 8 बजे। तो बेचारे कमरे के बाहर आए, टहलते रहे परेशान। फिर कहने लगे कि बेटा आज टीवी होता ना तो उसकी तकरीर सुन। दोपहर का आबादी आप इजाजत दे तो टेलीविजन कमरे में है, ले आओ बाहर। आपको मालूम सर सैयद अहमद खान आए कि मुसलमानों कुछ तो सीख लो, कुछ तो समझ लो। बड़ी मुश्किल से मुसलमान को एक की तरफ ला रहे हो। अच्छा, अब आप इतनी बहादुर कौम है कि आपने यूट्यूब पर बैन कर दिया भाई। 3 साल 4 साल 3 years and about 8 months यूट्यूब बैन कर दिया और आप तरक्की कर रहे हैं साहब, यूट्यूब बैन है। अब ये ट्विटर आया, आप घबरा गए, आपने कहा ये तो सारी बातें खोल देता है और व्हाटएवर, उसमें फेक न्यूज़ भी। भाई यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप सबकी मैं इज्जत और कदर करता हूं, ये जानते हैं फेक न्यूज़ बेशक। फेक न्यूज़ कुरान की आयत जो अभी इन्होंने कोट की, मैंने पार्लियामेंट में अभी पिछले दिनों ट्वीट किया था कि 2022 में या 21 में मैंने वही आयत कोट की। मैंने कहा यार फेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ का तरीका यह है कि मजीद ओपन करो ताकि वो करेक्ट हो जाए। अच्छा, आप फेक न्यूज़ हमेशा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या असली न्यूज़ था? फेक न्यूज़ था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसकी बुनियाद पर ईरान भी तबाह हो गया, जिसकी बुनियाद पर सारी कहानी तारीख नहीं खत्म हो गई कि मुसलमान को बिल्कुल बदनाम करके और उसकी ह्यूमैनिटी फेच दी गई, यानी उसकी इंसानियत फेच दी गई। उसको क्या कहते हैं कि उसको डीह्यूमनाइज किया। ये मगरिब की बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मगरिब में बैठकर क्या इनको बुरा भला कहना, क्योंकि हम भी, हमारे करतूत भी ज्यादा अच्छे नहीं पाकिस्तान में, है ना। तो सिर्फ यहाँ की बात करना कि इन्होंने भी जिसको मारा उसको डीह्यूमनाइज किया। थॉमस जेफरसन ने ये लिखा अपनी किताबों के अंदर कि ये जो रेड इंडियन है ना, ये ह्यूमन नहीं है, ये बाइबल में भी बिलीव नहीं करते, ये किसी, इनके साथ कोई कानून हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई मायदा फॉलो करने की जरूरत नहीं। डीह्यूमनाइज कर, ये जो काले हैं ना, ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस, इनको डीह्यूमनाइज किया। कांगो में बेल्जियम का जो बादशाह था लियोपोल्ड II, उसने 10 करोड़ लोगों को मारा बिटवीन 1896 एंड 1905। 2 करोड़ लोगों को डीह्यूमनाइज करके कि ये इंसान नहीं। तो वो पहले डीह्यूमनाइज करते हैं। आजकल गाजा डीह्यूमनाइज किया गया है ना। गाजा में इन्होंने कहा, ये बार बार कहा कि यार ये बच्चा दहशतगर्द बनेगा, इसको मारना चाहिए। ये कभी मुसलमान कहकर तो देख लेता। लिहाजा मुसलमानों का तरीका कार
फेक न्यूज आप हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त ट्विटर पर मिसाल के तौर पर मैं फेक न्यूज पहचान लेता हूँ, कभी कभी धोखा खाऊंगा और फेक न्यूज हद तक पहचान लेता हूँ। टेलीविजन पर आजकल क्या ऑनेस्ट न्यूज चल रहा है? कोई कहे, कोई हाथ धार कह दे नहीं सच्चा न्यूज, बिल्कुल सच्चा। बेचारे इमरान खान को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा कर उसको परेशान किया, क्या नजर आता होगा पाकिस्तान टेलीविजन। आप लोग जो देखता हूँ रेगुलरली वो भी हाथ उठाकर बता देंगे, बड़े शौक से देखता हूँ पीटीवी। तो फेक न्यूज का भी मुकाबला एक इंटेलिजेंस के साथ हो सकता है। खैर जनाब की अच्छा, आप जब सोशल मीडिया, एक और बात आपको बताऊं कि कुछ चीजें यू आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान टू डू इट, रिमेंबर दैट। आपने पाकिस्तान की तारीख हर लेवल पर बदली। आपको मालूम है सियासी जलसों में कौमी तराना सबसे पहले पीटीआई, सबसे पहले कभी नहीं होता। और कराची के अंदर खालिद अहमद साहब को हमने बिठा दिया और उसके बाद कौमी तराना कराची के जलसे में। आपको मालूम है म्यूजिक कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स म्यूजिक ऑन द स्टेज। हमने कब किया? जब नेटो का हमने प्रोटेस्ट किया पेशावर, तो 2 दिन का प्रोटेस्ट अपनी था कि 2 दिन कैसे गुजरेंगे। तकरीरें, हम 10-10 मिनट की तकरीरें करने वाले लोग, हमारे मेराज मोहम्मद खान साहब जनाब लंबी तकरीर कर देते थे, मगर वो भी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं करती। एक जमाना जब हम सुनते थे पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने के दौरान अल्लामा इनायतुल्लाह मुशर्रफी और बहुत सारे लोग 10-10 घंटे 8-9 घंटे तकरीर करते थे। हमारे तो कोई नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने कहा 2 दिन का प्रोटेस्ट है, म्यूजिक है, कौमी तराने हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में सियासी स्टेज पर म्यूजिक पीटीआई, पहली मरतबा जनाब आपके जलसों में औरतें आनी शुरू हुई। तो उन्होंने इल्जाम लगाए, देखे ना बेशर्मी की इंतहा। तो पहले तो एक साल ये कहते रहे कि म्यूजिक कैसे बुरी चीज है, फिर खुद ही म्यूजिक लेकर आ गए स्टेज पे, फिर औरतों को बुरा भला कहते रहे। मगर मैं आपको जो खुशखबरी है वो भी सुनाना चाहता हूँ। तो और जब औरत पर बात आई तो मैं आपको एक बात बताऊं फ्यूचर की, क्या होने वाला। सब पूछते हैं कि जी इमरान खान कब रहा। अच्छा मैं सोचता हूँ कि यार तो मेरे साथ कोई नजीब नहीं जो बताए कि इमरान खान कब रहा। अल्लाह पर भरोसा, क्योंकि आपने जितनी पॉलिटिकल क्यों बहुत ज्यादा तो ना, बड़ी मजे की बात है कि मैं तो अच्छी तकरीर कर ही नहीं सकता था। खान साहब जब स्टेज पर होते थे, होता ही था कि सबकी तकरीरें इतनी लंबी हो जाती थी, यार इतनी लंबी तकरीर कर रहा है, लोग मुझे सुनना है। सेक्रेटरी जनरल की तकरीर आखिरी में होती थी, तो सेक्रेटरी जनरल जब आता था ना तो टाइम इतना स्क्वीज हो चुका था, कान में इतनी मरतबा खान साहब कह चुके थे यार वो तकरीर छुट्टी करे कि मैं 2 मिनट के अंदर जहां सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम बोलता था मैं देती हूँ। तो जनाब मैं आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख देखो बहुत बड़ी चेंज आई, और उससे मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मियां ने ये मिक्सचर कैसे क्यों बनाया, आई हैव नो आइडिया एंड आई कांट रिकॉग्नाइज कि इसका सलूशन क्या होगा। और वो मिक्सचर ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की लीडरशिप के अंदर पिछले 70 साल से, मैं कह रहा हूँ 70 साल या 75 साल आप कह रहे, दूसरी जंग अजीम के बाद कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी 90% पॉपुलैरिटी हो। कोई लीडर तो मैं आपको मंत्री तौर पर एक तरफ ले जाना था। आप तारीख उठाकर देखें, आप बता दें मुझे कि किसकी पॉपुलैरिटी 90%। सर्वेस करना बंद कर, बैन हो गया ना 3-4 साल, नो सर्वेलेंस। सर्वेस होंगे तो पता चल जाएगा आपने तो क्या। अच्छा जी, बड़ा खुश थे जिन्होंने शरारत करनी थी, वो क्या नाम लिया था, किस काजी का आपने नाम लिया था? वापस ले लिया, जबकि यहाँ आप क्या यार इंग्लैंड में तकरीर करके गया था कि सिंबल ऐसा होता है और सिंबल वैसा होता है और पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। इंग्लैंड में तकरीर की, अच्छा वहां जाकर सिंबल वापस ले लिया, बड़े खुश थे। तो मैं भी घबराया हूँ, मैंने खान साहब को पैगाम भिजवाया, मैं कहा खान साहब
ये अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे उस दिन, ये तो सिंबल भी ले लिया, अब तो हम हारेंगे। वो आदमी जेल में बैठे, देखो फर्क है ना, यही वो जो लीडर होता है वो प्रिंसिपल्स के आगे फिर अल्लाह पर भरोसा करता है। इसे डॉक्टर साहब एक दिन आगे नहीं जाना। यहाँ मैं परेशान था कि सिंबल भी निकल गया, क्या होगा। क्या बात की है डॉक्टर साहब, लाभ है वो हमारा जो जेल में बैठा है यार। आप सब लोग बातें हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन मुझे और आपको कोई अंदाजा नहीं था सुबह क्यों होगा। मैं वोट डालने गया, जहां पर मैं जाता हूँ वोट डालने गया तो कोई लाइनें नहीं थी, लोग इक्का दुक्का आकर वोट डालकर जा रहे थे और 3 माह वो बैठे हुए थे उनमें। तो एक को मैंने पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो, किसके हो, उसने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। दूसरे को मैंने पास उसने कहा मैं मुस्लिम लीग से लगता हूँ। तीसरा बच्चा मैं उसको पूछा तुम किसकी पार्टी, पीटीआई। मैंने कहा हाल बहुत पैड़ा है, बहुत बुरा हाल है, पता नहीं क्या हो रहा है। और शाम को आपने देखा कि आप लोगों ने सरप्राइज कमाल, किसी को पता नहीं, कोई सोशल मीडिया बंद है और आपने वर्ड ऑफ माउथ से बच्चों ने अपने बुजुर्गों के हाथों पर नक्शे बनाए कि जी ये सिंबल है, भूलना मत। That's what happened and the country came. तो ये जो नेमत है, मैं वाकई आप लोगों से कहता हूँ कि 91 ये अल्लाह का एहसान है। और क्यों है, ये बिल्कुल एक अलग गुफ्तगू है, आई हैव अ फुल थ्योरी, क्योंकि मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी अकल कम है, किताबें पढ़ पढ़ कर मैं दूसरों की अकल से इस्तेफादा करता हूँ, तो आई हैव डिफरेंट थ्योरी कि किस वजह से। बट ये 91% पॉपुलैरिटी इज वेरी अनयूजुअल, या 90% समझना, या 80% समझना, मैं लाइसेंस देता हूँ कि इसको आगे पीछे कर। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नदियों को दी, यानी अल्लाह ताला के प्रॉफिट से कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं इमरान खान को और किसी कोई मुकाबला नहीं, हम सब उनकी खाके पाकी बराबर सारी नदियों। बट कुरान जो हमें बताता है उसी के हवाले से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। देयर आर प्रॉफिट्स जो सिर्फ 12 डिसाइपल्स के प्रॉफिट्स, देयर आर प्रॉफिट्स जिनकी बीवी भी उनके साथ नहीं, एंड देयर आर प्रॉफिट जिनको अल्लाह ताला ने हुकूमत दी, किंगडम दी, हजरत सुलेमान किंगडम। और देयर इज द बिगेस्ट प्रॉफिट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको इतनी बड़ी उम्मत थी कि जब वो आखिरी खुतबे के अंदर वो औरतों को आजाद कर रहे थे और कर्ज कहते थे, कर्ज जरूर वापस करो। आपको मालूम है, यानी ये माफ करवाने वाले आपकी पाकिस्तान के अंदर जितनी एलीट है, इतने सारे कर्ज माफ कराए, मेरे नबी ने कहा कर्ज नहीं माफ हो, कर्ज वापस करो, बिकॉज he thought that the society depends on movement of money. उन्होंने कहा कर्ज नहीं वापस है, और उन्होंने कत्ल माफ किए, दरगुजर किया है, अपने कबीले के सारे कत्ल माफ किए, और द हैप्पीएस्ट मैन 1 लाख आदमी उस आखिरी खुतबे के अंदर मौजूद था, हैप्पीएस्ट दैट डे। इमेजिन द प्रॉफिट्स हैप्पीनेस। तो वो उम्मत बनी, उसके अंदर फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, उसी तसल्सल के अंदर इमरान खान उसी उम्मत का एक सिपाही है, एक खाकी है उसी उम्मत का, जिसकी फॉलोइंग अल्लाह ने इतनी बड़ी, नॉट विदाउट रीजन। लिहाजा मैं चाहता हूँ आप रीजन को। और दूसरी बात, दूसरी स्टेप, ये 90% कुछ तो प्लान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसका कुछ ना कुछ प्लान है जो मुझे और आपको नजर नहीं। कभी कभी आपने यमन के ट्यूनीशिया के अंदर देखा था, वो एक आदमी ने अपने आप को आग लगाई और दुनिया बदल गई। आपने ये भी देखा कि बांग्लादेश के अंदर वो जीदार, वो जानदार, वो बहादुर जिसने अपने हाथ यूं करके गोली खाई, अब बांग्लादेश बदल गया। तो अल्लाह अपनी मशीयत के अंदर कुछ उसकी टाइमिंग हुई जिससे मैं वाकिफ। मगर दूसरी बड़ी चीज भी आपको बताऊं इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, दिस मिक्सचर इज अ चेंजिंग सोसाइटी। जो कुछ मर्जी जुल्म हो जाए,
मैं और आप जिंदा रहे ना रहे, तो सोसाइटी पाकिस्तान हैज चेंज। और किस दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान की खबर आ रही है? ये उस दुनिया के अंदर खबर आ रही है जहां नथिंग इन इंटरनेशनल ताल्लुकात वर्क्स ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी। हर चीज वेस्टेड इंटरेस्ट, हर चीज वेस्टेड इंटरेस्ट, सारे ताल्लुकात इंटरनेशनल वेस्टेड इंटरेस्ट। और कहा वो इस्लाम का पैगाम एथिक्स और मोरालिटी का, काफिरों के साथ भी सलूक, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी सलूक और मुसलमानों के साथ भी सलूक। तो दुनिया को जिस चीज की जरूरत है, मैं तो वो इर्तिका देख रहा हूं। दुनिया को इस वक्त जरूरत है, फलस्तीन देख लो, मुसलमानों की दुनिया तो तहस नहस थी, बस दूसरी दुनिया भी देख लो, अफ्रीका तहस नहस, दूसरी दुनिया देख लो, लैटिन अमेरिका तहस नहस, आप तीसरी दुनिया देख लीजिए कि सारा फारिस, कंबोडिया, लाओस, ऐसा ऐसा खत्म किया गया, वो भी आप दुनिया देख रहे। और आप ये ध्यान में रखें कि पाकिस्तान जब रिवाइव करेगा तो क्यों रिवाइव करेगा, ये भी आप देखने जाए। क्यों? आपको मिसाल देता हूं, वियतनाम बिल्कुल तबाह हो, वियतनाम की ग्रीनरी तबाह हो गई, नेपाल गिरा गिरा कर लोगों को मार, वियतनाम वाज टोटली डिस्ट्रॉयड इन 1973। कुछ नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। आज उसकी इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अचानक चेंज होगा, मगर उससे बड़ी चीज जो मैं आपको दिखा रहा था उम्मीद के हवाले से, वो ये था कि जिस तरह से औरतें निकली हैं उन्होंने सैक्रिफाइस किया। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इतनी हीरोज बनी, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस घर में जाए, मैं वाकया सुनाता हूँ यास्मीन राशिद का कि मैंने खान साहब से कहा, मैं प्रेसिडेंसी के बाद जब मिला उनसे तो मैंने ये कहा कि मैं वर्कर्स के साथ मिलूंगा, जिस जिस घर के अंदर जो भी हुआ उसको सुनूंगा भी, जो वर्कर जेल में है उनके फैमिली से मिलूंगा, जो निकल आए हैं उनसे मिलूंगा। तो लाहौर में मैं एक जगह गया, गली में एक छोटे से मकान, तो वहाँ 2 क्रिश्चियन पीटीआई वर्कर्स, क्रिश्चियन। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हम झाड़ू देते हैं लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज से। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या तो 3 महीने हम जेल में, फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा नौकरी से तो निकाल दिए। तो मैंने कहा तुम्हारे राशन का क्या होगा? मैं परेशान दिल रह गया मेरा कि बेचारे 3 महीने जेल से बाहर आए और राशन का क्या होगा? तो कह लगे सर डॉक्टर यास्मीन राशन के अंदर राशन आ सकता है। मैं एक फैसलाबाद में एक घर गया, और घर के अंदर मियाँ बीवी बैठे हुए थे, बेटा जो था वो जेल में, और महीने में एक मरतबा माँ जाकर मिलती थी उसको। तो माँ ने, वालिद साहब उठ कर गए, छोटा सा घर, टाट का दरवाजा, तो वालिद साहब अंदर गए। तो माँ ने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर इनके सामने नहीं है क्योंकि ये खफा हो गए। तो मैंने कहा क्या बात है? कहने लगी कि मैं जब भी बेटे से मिलती हूँ महीने में एक बार, तो मैं उसको कहती हूँ बेटा तुम्हारी नहीं दुआ कर। तो बेटा कहता है कि माँ कितनी मरतबा तुम्हें मैंने कहा कि मेरी भी दुआ मत करो, इमरान खान की। एक जगह गया तो जनाब वो औरत थी बड़ी, कहने की कि 6 महीने से मेरा शौहर जो है वो आर्मी के जेल में। तो मैंने कहा तुमने, और मैं बहुत परेशान आ हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कहा तुमने अब क्यों बताया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा मैं डरती थी, पहले अपने अपने ससुराल में रही, फिर वहां पैसे खत्म हो गए तो मैं अपनी माँ, एंड शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन हर हस्बैंड वाज अरेस्टेड एंड शी हैड दिस यंग बेबी, maybe 2 months old, उसकी गोद में। और वो कहने लगी कि मैं तो डरी थी कि आर्मी में है, अगर आपसे मैं मिलूंगी या किसी से मिलूंगी तो ये मुझे और मिलने नहीं देगी। और कहने लगी मैं अपने घर से निकली, घर पर ससुराल में थी, वहां से अपने घर आ गई, और अभी मैं परेशान हूँ, मेरी माँ भी भूखी, मैं भी।
और अब मैं आई हूँ क्योंकि मुझे डर ये था कि मैं पहले आ जाऊंगी तो और जेल में रखेंगे, मगर वो जेल में जब रख ही रहे तो मेरे पास कोई चारा नहीं सवाए इसके कि आपसे आगे बढ़ो। तो दीज आर नॉट वन स्टोरी, देयर आर एटलीस्ट। उस दिन कासिम सूरी साहब अमेरिका में मेरे साथ तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट 30,000 FIR। आप इमेजिन करो हर एक की FIR पर कितना पैसा खाया, और आप इमेजिन करो कि इमरान खान जब आया था और अब कितना बिगाड़ और बढ़ गया। पुलिस वालों को मुंह को लग गई है, इन्होंने घरों में, पंजाब में खासतौर पर शीशा तोड़ा है, हर चीज, टीवी तोड़ा है, बच्चों को दिखाया है, वो चीखों पुकार के अंदर हर चीज चोरी की, घर के अंदर पैसा था तो पैसा चोरी की, मारा है लोगों। यार ऐसा क्या जुर्म कर दिया लोगों ने, ऐसा क्या जुर्म किया? प्लीज आंसर एनीबॉडी, कोई है कि डिफेंडर हो इसका? क्या जुर्म कर लिया, इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि तुम इस तरह से मारो लोगों को? यार क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया था कायदे आजम ने, या पाकिस्तान हमने क्या इसलिए बनाया था? क्या मेरा दिल नहीं कहता? मैं कहता हूँ हर घर की कहानी ऐसी है कि आपको रोना है। Can't you realize that? ये 10,000 15,000 जनाब FIR से 20,000 FIR, तो ये कहानी लंबी है। बट ये जो कॉम्बिनेशन है कि 91% पीपल एक लीडर को पसंद करते हैं और औरतें भी करते हैं, ये अल्लाह का एक प्लान है। तो मैं इससे आगे जा रहा हूँ, मुमकिन है इमरान खान की किस्मत मुमकिन है ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की कायनात तो बहुत बड़ी है, मगर जो इर्तिका है और जो रेनेसांस है मुसलमानों का, may rise from this place, they may rise from Pakistan, the happening in Pakistan, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस आपके मुल्क के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं। तो लिहाजा मैं अपने बात को खत्म करता हूँ। तो the entire यौम तासीस, remember, it was decided कि पाकिस्तान should be charged model Islamic welfare state। मॉडर्न से मतलब ये कि जो इल्म के साथ खुला हो, रब्बिश राही सदरी, हजरत मूसा की दुआ नहीं है कि अल्लाह मेरा सीना खोले। इस्लामिक रियासत मदीना, जिसके मुतालिक नया लेवल शुरू हुआ है, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं आलिम आदमी नहीं। रियासत मदीना, द विजन ऑफ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का जो कलाम है, रियासत मदीना, इस्लामिक वेलफेयर, हजरत उमर का और उस खुलाफाए राशिदीन का वेलफेयर का निजाम है, और स्टेट वो डिग्निटी जो साइफर ने चैलेंज, वो डिग्निटी इमरान खान ने जब दिलाया तो कौम को होश आया कि जी हमारी डिग्निटी क्या है, हमारे किस तरह से। और मैं जो बाहर निकला हूँ, दो चीजें बड़ी अहम है आपसे जिक्र करूँ। मैं जो बाहर निकला हूँ, मैंने बार बार लोगों को ये कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ पाकिस्तान का हाल बताने निकला हूँ, सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए बाहर, सिर्फ मीडिया की सप्रेशन के लिए बाहर निकला हूँ। मैं किसी मुल्क से कुछ मांगने नहीं निकला। इट इज बिलो द डिग्निटी ऑफ योर प्रेसिडेंट, जिसको आपने कि वो किसी मुल्क से मांगे, तो मैंने कहीं कुछ नहीं कहा। मैंने जो विल्सन का भी बिला है, मैंने कहा तुम्हारा इससे ताल्लुक हमारा नहीं, ये हमारी डिग्निटी के नीचे है कि कोई हम ऐसी बात। तो लिहाजा मैं तो सिर्फ दुनिया को उजागर करने आया हूँ, और मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं कम से कम पाकिस्तान से, आप जो अपनी हुकूमत के साथ मांगे, जो कुछ करें, मैं पाकिस्तान से, मैं किसी से कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि डोंट इंटरफेयर विद पाकिस्तान। ये तो कह सकता हूँ मैं, what are you asking? I'm asking stop interfering in my country. Let us live on our own. Let us recover our democratic tradition. Let us go back to what Qaeda Azam wanted to be, or Allama Iqbal wanted to be, or रियासत मदीना वो हमसे आते हैं। और एक बात आखिर में कि हालात इतने खराब हैं कि I have always said it, I am still saying it again, डंके की चोट पर मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ कि देखो अब भी वक्त है कि बातचीत के जरिए मामला हल करो। जो मेरा घर उसके अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जब हालात खराब हो, तो ये तो बड़ी आसानी से कोई कह सकता है कि लड़कर रेवोल्यूशन लाइए, मगर मुझे पता नहीं कि इंटरनेशनल स्पेस में क्या कहती है, बलूचिस्तान किस तरफ निकल जाए। तो मेरा घर हो तो दर्द तो मुझको होगा ना, दर्द तो इमरान खान को होगा। इमरान खान क्यों लोगों को बाहर नहीं निकालना? क्या आप ये नहीं महसूस करते कि 12 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए उनका गम वो कैरी कर रहा होगा? That's why he's not taking it to the ground। और मैं भी समझता हूँ
कि दिस इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। अब इंडिया ने जो हरकत की है, दोबारा इल्जाम लगाया, तो मैं वसूख के साथ और आपको मुझे इतनी खुशी हुई जब यहाँ जिक्र हुआ इस बात का कि अगर हिंदुस्तान की कोई नजर भी उठेगी तो हम उसकी आंख निकाल देंगे। पाकिस्तान nobody can take this togetherness away from Pakistan despite कि हमारे ऊपर जुल्म जो कुछ भी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, आप वापस आ रहे हैं, याद रखिए एक बड़ी चेंज है। थैंक यू। याद रखिए।